जय हिंद। और कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? तो आइए क्षितिज भाग द्वितीय के आज पाठ पढ़ रहे हैं। कौन सा? निराला। क्या बात है निराला साहब, हाउ आर यू? निराला साहब, निराला का जन्म, निराला को भी तीसरी चौथी बार पढ़ रहे हैं। अब कल को मैं पढ़ाऊं निराला को साहित्य के इतिहास में तो ये पूरे तथ्य याद होने चाहिए कि महिषादल, बंगाल के महिषादल में 1899 में निराला का क्या हुआ। और मूलतः गढ़ाकोला उत्तर प्रदेश के निवासी थे, ये दूसरा तथ्य, ये भी ध्यान रखना। उन्नाव के निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में ही हुई। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। जो लोग कहते हैं ना कि वो चीज नहीं समझ आ रही, वो नहीं आ रही, पढ़ो निराला को। 9वीं तक पढ़े हुए हैं और आज आपको पढ़ना पड़ रहा है। देख लीजिए अब। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने भी उन पर विशेष प्रभाव डाला था। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। इनके जीवन में तकलीफें बहुत थी भाई। निराला का व्यक्तिगत जीवन बहुत तकलीफ देह था। आत्मीय जनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया और सन 1961 में उनका देहांत हो गया। साहित्यिक मोर्चे पे संघर्ष इसलिए किया कि इन्होंने कविता को छंद मुक्त करने की बात की। तो शुरुआत में विरोध, ये सब चीजें तो होती हैं। हमारे काव्यदीप में एक एपिसोड निराला पर भी है, कभी सुनिएगा। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं क्या है? अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, कांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में गहरी सहानुभूति है और शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार भी है। अरे भाई, जो शोषित है उनके प्रति संवेदना है और जो शोषक है उनका प्रतिकार का भाव इनकी कविता में है। और यहाँ भी इनका एक गीत है, उत्साह है। कौन सा गीत है? उत्साह। ठीक है, उत्साह गीत है। ये बादल गरजो, बादल घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर्मे, कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निदाग के, शकल जन आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो, बादल गरजो। तो यहाँ बादल, एक हमने बादल की पहले भी कविता पढ़ी, क्रांति दूत बादल, विप्लव के बादल। तो यहाँ भी बादल किसका दूत है? क्रांति का ही दूत है। हाँ, यहाँ बादल से रिमझिम के लिए नहीं कहा जा रहा है, यहाँ बादल से गरजने के लिए कहा जा रहा है। गरजना मानी संघर्ष का भाव है, हुंकार का भाव है, उत्साह का भाव है कि बादल गरजो घेर घेर घोर गगन। ये घेर घेर घोर गगन, बताइए कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। अरे कौन सा है? वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है ना। दूसरी बात, जो नाद सौंदर्य होता है ना, कविता का नाद सौंदर्य, कई बार प्रश्न बनता है। नाद सौंदर्य की पंक्ति है, बोलने में आनंद आता है ना, घेर घेर घोर गगन गगन। ठीक है, तो ये आवाज में सुंदरता आ जाती है बोलने के अंदर। घेर घेर घोर गगन धाराधर। हे धाराधर किसको कहते हैं? बादल को। ये हे बादल, इस गगन को घेर करके, ये जो घोर गगन है, ये जटिल जो गगन है, इसको घेर करके तुम बरसो। ललित ललित, तुम बड़े सुंदर हो, काले घुंघराले, और तुम्हारा जो अनगढ़ स्वरूप है, चारों ओर छितराए से काले काले बादल है, ऐसे लगता है बाल कल्पना के से पाले हैं, बच्चों की कल्पना के क्या हो, पाले हो। या नाव जो होती है ना, नाव की जो तिरपाल होती है ना, उसके लिए भी अपन इस शब्द का प्रयोग ले सकते हैं। तो तुम बच्चों की कल्पना में क्या हो? नाव हो, तिरपाल हो। ठीक है, बाल कल्पना के से पाले। विद्युत छवि उर्मे, तुम्हारे हृदय में क्या है? विद्युत छवि है। विद्युत छवि तो अग्नि का स्वरूप हो गया ना, तुम्हारे हृदय में अग्नि दहक रही है। कवि, तुम कवि हो, नव जीवन वाले, नया जीवन देने वाले। वज्र छिपा है, नूतन कविता फिर भर दो, कठोरता को छिपा करके नई कविता से फिर भर दो। कवि कहना क्या चाहता है? कवि का भाव कोई दूसरा ही है जी। वो कहता है कि मान लीजिए कोई कवि है, जिसकी कवि के हृदय में तो अग्नि छिपी हुई है,
ठीक है, और वो ऐसी कविता रचे, ऐसी बात करे जो लोगों को नया जीवन देने वाली हो, है नया क्रांति का बिगुल बजाने वाली हो, नए विचार देने वाली कविता हो। वज्र छिपा है, कठोरता के साथ ऐसे अन्याय का क्या करे, प्रतिकार करे। वज्र मानी कठोरता का सूचक होता है वज्र, ठीक है। नूतन कविता भर दो, और इस निराशा के माहौल में कोई नई कविता का सृजन हो जो लोगों में किसका भाव जगाए, उत्साह का भाव जगाए। घेर घेर घोर गगन, घेर घेर घोर गगन, ठीक है। ये गगन मानी आसमान, गगन मानी आसमान। तो यहाँ ये समाज के परिदृश्य में लें तो समाज के अंदर घोर, घोर मानी जटिल सी संरचनाएं बनी हुई है, बड़े शोषक वर्ग हैं, ठीक है। और इन शोषकों को घेर करके तुम बरसो, मतलब ये अन्याय की जो व्यवस्था है, इस अन्याय की व्यवस्था के ऊपर तुम बरसो, अपने विचारों का जल बरसाओ। यहाँ भाव ये हो सकता है किसी कवि के लिए, क्योंकि इन्होंने एक संबोधन में बीच में क्या दिया है, कवि भी दिया, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले। ठीक, कवि की कविताएं भी बड़ी सुंदर होती है, ललित होती हैं, बच्चों की कल्पनाओं जैसी भी होती है। लेकिन कवि क्या कहते हैं, ये निराला क्या कहते हैं, विद्युत छवि उर्मे, जैसे बादल में बीच में हृदय में बिजलियां चमकती है ना, वैसे कवि के हृदय में भी वही चिंगारी का भाव हो, वही क्रांति का भाव हो, नव जीवन वाले। और जैसे बादल जब बरसता है तो लोगों को नया सा जीवन मिल जाता है ना, तो इस शोषक वर्ग के सामने जो ये शोषित जनता है, त्रस्त जनता है, निराशा की गर्त में डूबी जनता है, उसको अपने विचारों से क्या दे दो, नया जीवन दे दो। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, और इस कठोरता को छिपा करके कोई नई कविता भर दो, ठीक है, या नया कोई राग सुना दो, इस शोषक वर्ग के खिलाफ अपनी आवाज खड़ी कर दो। भाव समझ में आ गया, ठीक है। ऐसी ही वो कविता थी विप्लव के बादल वाली भी, ऐसा ही भाव उसका था। देखो कवि ने शीर्षक ही क्या रखा है, उत्साह है। क्या रखा है, उत्साह। तो प्रश्न बनता है ना, वही यहाँ इन्होंने बादल को रिमझिम बरसने के लिए नहीं कहा कि फुहारे बरसाओ, गर्जने के लिए कहा। गर्जन हुंकार का प्रतीक है, गर्जन रणभेरी का प्रतीक है, गर्जन उत्साह का प्रतीक है, गर्जन पलायन का प्रतीक नहीं है, गर्जन आनंद में डूबने का प्रतीक नहीं है, गर्जन उत्साह का प्रतीक है, गर्जन वीर का प्रतीक है, गर्जन औदत्य का प्रतीक है। आगे देखिए, विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निधाग के सकल जन। ये विश्व के सब लोग इस गर्मी से विकल हैं, ठीक है, दुखी हैं, उन्मने भाव से हैं, उनका मन नहीं लग रहा। तो भाव क्या है कि संसार में जो ये अन्याय छाया हुआ है, इस अन्याय से विश्व के सभी लोग त्रस्त हैं, उन्मने हैं। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, और अनंत के घन, बादल को क्या कहा गया, अनंत। जैसे कविता की रचना धर्मिता अनंत होती है, वो किसी भी स्तर तक पहुंच सकती है। तो कवि क्या कहते हैं, हे अनंत के बादल, तुम भी अज्ञात दिशा से आए हो। तप्त धरा, ये धरती बड़ी गर्म है, जल रही है, और जल से फिर शीतल कर दो, तुम अपना जल बरसा करके इसको क्या कर दो, शीतल कर दो। भाव क्या है कि यहाँ चारों ओर अन्याय फैला है, पर एक वर्ग ऐसा है जो बड़ा पीड़ित है, दुखी है, निराशा में डूबा है, उसके हृदय व्याकुल है। तो तुम अपनी कविता का कुछ ऐसा सृजन करो हे कवि, ऐसी कोई बात सुनाओ कि इनके तप्त हृदय पर जैसे बादल तप्त धरा को बरस करके शीतल करता है, वैसे तुम भी उनकी तप्त उर को क्या कर दो, शीतल कर दो। भाव ये है। देखो इसकी कविता का परिचय देखो, उत्साह एक आह्वान गीत है जो बादल को संबोधित है। बादल निराला का प्रिय विषय है, बादल निराला का प्रिय विषय। बादल को माध्यम बना करके उन्होंने कई कविताएं रची है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, और एक और तो बादल जब बरसेगा तो पीड़ित व्यक्ति आनंदित होगा, बारिश आ जाएगी। दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों है। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नव जीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखता है, ठीक है। भाई क्या कहते हैं, इस सामाजिक क्रांति में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो जैसे बादल बरस करके त्रस्त लोगों को नया जीवन दे देता है, वैसे साहित्यकार अपनी कविता से, अपनी नई कविता से लोगों को नया मार्ग दे देता है, ठीक है। साहित्यिक चेतना के अंदर, साहित्यिक चेतना को स्फूर्त करने में, दीप्त करने में, प्रदीप्त करने में, उद्दीप्त करने में साहित्य की क्या होती है, प्रमुख भूमिका होती है। तो कवि यही आह्वान करता है। और अट नहीं रही है कविता, फागुन की मादकता को प्रकट करती है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने
कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर और ललित बना है। फाल्गुन के सौंदर्य पे एक कविता लिखी है कवि ने छोटी सी, अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, अट नहीं रही है। ठीक है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। यहाँ एक चीज देखना भाई, निराला ने कविता को छंद मुक्त तो किया है, लेकिन निराला की कविता में गेयता मौजूद है, उनको गाया जा सकता है। और निराला ने ज्यादातर संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया है। यहाँ देखना कितना प्यारा लिखा है, एक बार पढ़ो ना वापस, ऐसे क्या बैठे हुए हैं। देख कहीं कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। कितना प्यारा लिखा, साधु साधु। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही। फाल्गुन की आभा बड़ी है जी, फाल्गुन बड़ा सुंदर लग रहा है, और इतना सुंदर लग रहा है कि उस सौंदर्य को शरीर समा नहीं पा रहा है। इन्होंने लिखा ना, अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं, सामना ही नहीं कर पा रहा, शरीर उसको झेल ही नहीं पा रहा, मन उसको झेल ही नहीं पा रहा, इतना आमोद प्रमोद का माहौल है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, मतलब क्या है, चारों ओर पुष्प खिले हैं, पुष्प खिले हैं तो हवा में क्या है, सुगंध है, तो जहां कहीं भी सांस लेते हो तो क्या कर देते हो, घर भर देते हो। तो यहाँ फाल्गुन का मानवीकरण किया गया ना, कि हे फाल्गुन तुम जब सांस लेते हो तो घरों को भर देते हो। भाव क्या है, फाल्गुन में सुगंधित हवा चल रही है, हर घर में सुगंध आ, भाई हवा जहां जाएगी वहां क्या आएगी, सुगंध आएगी। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, अब हवा जब चलेगी तो फूलों के पराग भी उड़ेंगे ना, चारों ओर पराग उड़ रहे हैं। और भाव यहाँ एक और भी है कि फाल्गुन में व्यक्ति थोड़ा सा मस्ती के भाव में होता है, और मस्ती के भाव में व्यक्ति होता है ना तो चिंता मुक्त होता है? ऐसे लगता है कि जैसे मैं कोई हवा में ही उड़ रहा हूँ। ठीक, हवा में उड़ने का भाव क्या है, हल्का हो जाना, निश्चिंत हो जाना, ठीक है, मस्तिष्क से बेवजह के बोझों को हटा देना। फाल्गुन मस्ती का धमाल लगा रहे हैं, होली मची रहे, राजा बल के दरबार में ऐसे लोग ऐसे टेढ़े होकर के 90 डिग्री के कोण पे घूम जाते कहीं, तो बताइए। ठीक है, तो उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो है। और इतना सौंदर्य प्रकृति का है चारों ओर कि उनके सौंदर्य को देखते हुए आंखें जुड़ा सी गई है, उनको उस सौंदर्य के बिंदु से हटाना चाहे तो हट भी नहीं रही है। इतनी सुंदर प्रकृति है। प्रकृति में क्या है ऐसा, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल है, पौधों पे पत्ते आ रखे हैं, कहीं हरी डालियां हैं, कहीं लाल पुष्प खिले हैं, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्प माल, ठीक है, और कहीं फाल्गुन के गले के अंदर, ठीक है, मंद गंध पुष्प माल, फूलों की माला भर। भाव क्या है कि चारों ओर क्या खिले हैं, पुष्प खिले हैं। क्या खिले हैं, पुष्प खिले हैं। पुष्पों से टकरा करके मंद हवा चल रही है, और मंद हवा चल रही है तो उस मंद हवा के साथ सुगंध भी तैर रही है। मंद गंध पुष्पमाल पाट पाट शोभाश्री है, पाट पाट चारों ओर शोभाश्री, शोभा और श्री माने ऐश्वर्य, चारों ओर फाल्गुन का क्या है, ऐश्वर्य है। पट नहीं रही है, अट नहीं रही है, आभा फाल्गुन की तन सट नहीं। फाल्गुन के सौंदर्य का क्या है, बड़ा सरल से शब्दों में कवि ने क्या किया है, वर्णन किया है, बताओ। पहला प्रश्न क्या है, कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गर्जने के लिए क्यों कहता है, बताई दिया आपको। तो गर्जने में हुंकार का भाव होता, उत्साह का भाव होता है। रिमझिम मोटोड़ी छाटारो वर्ष मेव सतवादो, श्रृंगार वाला भाव आ गया। यहाँ तो क्रांति चेतना की बात हुई है। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया, बादल गरजता है तो हुंकार करता, तो उत्साह पैदा करती है, क्रांति का दूत है बादल। कविता में बादल किन किन अर्थों की संकेत करता है, बताओ किन अर्थों की संकेत करता है। विद्युत छवि उर्मे, हृदय में वो बिजलियां चमकती, मतलब भीतर आग है, एक बदलने का भाव है, एक परिस्थितियों का, ठीक है। और नव जीवन वाले, जैसे बादल नया जीवन देता है वैसे कवि की रचना भी लोगों को नया एक मार्ग सुझा देती है। और विश्व के जो लोग त्रस्त हैं, उन्मन हैं, विकल हैं, और जैसे उनको बादल बरस करके गर्मी से शांति मिलती है, वैसे ही इस निराशा की गर्त में डूबे हुए लोगों को कवि की चेतना जो है, कवि की जो लेखनी है, वो एक नया क्या देती है, जीवन देती है। ठीक है,
शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हुआ हो। बताइए कहाँ हुआ? घेर घेर घोर गगन, घेर घेर घोर गगन है, विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के। हाँ, ये एक उस पंक्ति में मिल जाएगा। जैसे बादल उमड़ घुमड़ कर बारिश करते, वैसे कि ही कवि के अंतर्मन में भी भावों के बादल उमड़ घुमड़ कर कविता के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। ऐसे ही किसी प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर अपने उमड़ते भावों को कविता में उतारिए, उतारिए, उतारिए। इसमें ये तो आपके लिए कहा गया है। ठीक है, ये तो बड़ा सरल सा पाठ था आज तो। एक में तो फाल्गुन के सौंदर्य का वर्णन है और एक के अंदर बादल के गर्जन का वर्णन है, बादल की हुंकार का वर्णन है। ये कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ओके, जय हिंद।